हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अभी तक तो आपने सुना होगा कि 1 2 का 4, बट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 2 का 8, यानी पहले चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर के बीच आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा लाजवाब हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इनको निपटाएंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बच्चों आपके ये 2 नंबर वाले होंगे, ठीक। आपके जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, ये सभी के सभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके फिजिक्स में 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं। इसी तरह से बच्चों हम 3 नंबर वालों को भी निपटाएंगे, तो पहले 2 नंबर वाले की बारी है, ठीक है ना, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इस समय वक्त वैसे भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि पढ़ो वही जो पेपर में आए, क्योंकि भाई नॉलेज के लिए तो चीजें ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा जो टारगेट है वो तो भाई बोर्ड एग्जाम है, इसलिए बच्चों अपने को उसी पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। इसलिए हमें वक्त बिल्कुल भी अब बच्चों खराब नहीं करना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए, ठीक। देखिए जो भी हम आज देखेंगे ज्यादातर उसमें ठीक परिभाषा मात्रक व विमा वाले होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल तो वैसे भी करवा रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि हाँ ये तो सरल है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक। हर एक स्टूडेंट के लिए सरल नहीं हो सकता, ठीक है ना, और हर एक स्टूडेंट के लिए कठिन भी नहीं हो सकता। तो ये जो भी हमारा टारगेट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल उनको निपटाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना याद रखना बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि 2 नंबर की बात है तो भाई 2 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। एक एक नंबर से किसी का भाई टॉप करने का सपना रह जाता है, कोई भाई पास होने से रह जाता है, किसी के 90% आने से रुक जाता है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इस बात को, ठीक है ना, समझना। ये सब बेसिक सी बातें हैं। चलिए बोल रहा है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको लिखना है, मात्रक लिखना है, साथ ही इसकी विमा लिखना है, यानी डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, समझिएगा। परिभाषा रटने से कुछ नहीं होगा। एक मान लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वैद्युत क्षेत्र E है। वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि भाई हम कोई धन परीक्षण आवेश यहाँ पे प्लस Q, ठीक है ना, Q नॉट, कोई धन परीक्षण आवेश हमने रख दिया। अब जाहिर सी बात है बच्चों, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम कोई आवेश ले जाएंगे या रखेंगे तो इस पर बच्चों एक बल कार्य करेगा। इस पर क्या होगा, एक बल बच्चों इस पर लगेगा, ठीक। तो जो बल लगता है उस बल की तीव्रता को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए समझते हैं सिंपल तरीके से। परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, तो भाई कोई बिंदु है, हमने वहां पर क्या है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता, ये जो बल लग रहा है इस बल की तीव्रता को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ बच्चों, है ना आसान। चलिए अब देखते हैं भाई, इसकी परिभाषा तो हो गई, ठीक। फार्मूला लिखते हैं बच्चों। फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर, क्योंकि इसको E से दर्शाते हैं, E बराबर हो जाएगा, E बराबर F अपान Q नॉट। Q नॉट भाई प्लस Q नॉट लिख देते हैं, तो ये Q नॉट धन परीक्षण आवेश, ये धन परीक्षण आवेश को बताता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। इस पे न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे कभी कभार बन जाते हैं 1 नंबर वाले में, ठीक। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। अब मात्रक देखते हैं बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक। मात्रक क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझना। बल मतलब बल है, F क्या है बच्चों, फोर्स है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और उसके बाद भाई ये समझिएगा जो बटे में है
ठीक, इसको प्रति यहां पर लिखते हैं मात्रक में। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, ये हो जाता है मात्रक। अब एक और भी कह रहा है कि इसका विमा लिखिए। वैसे तो विमा ज्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुविकल्पी में, बट कभी कभार पूछ लेता है बच्चों डेफिनेशन में भी। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा बच्चों, यानी जो विमा होगा, ठीक, तो इसका विमा क्या हो जाएगा? अब देखिए विमा हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना। जिसको भी विमा नहीं निकालना आता है उसका टेंशन मत पालिए भाई। बल का मात्रक बल होता है F, और बल का विमा होता है mLt के घात -2। जिसको ये भी नहीं पता कि बल का मात्रक तो भाई F बराबर क्या होता है? m × a होता है। m क्या है? द्रव्यमान, तो इसका तो m ही रहेगा। अब त्वरण बराबर क्या होता है भाई? वेग परिवर्तन बटे समय, तो इसका होता है Lt-2, ये चीज तो वहीं से आ गया mLt के घात -2, और इसको हमेशा इस कोष्टक में रखते हैं। और नीचे क्या है बच्चों? Q है। तो Q का भाई Q क्या है? Q बराबर I × T होता है। तो I का मतलब I धारा है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, और समय है T, इसको AT, तो यहां पर AT लिख देते हैं इस तरह से। ठीक, तो यहां पर विमा जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे भाई बल की जगह पर लिखेंगे यही चीज mLt के घात -2 हो जाएगा बच्चों F के स्थान पर, और नीचे जो Q है इसके स्थान पर हो जाएगा AT। ठीक, तो इसको ऊपर अगर हम भगाएंगे, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा ये? ठीक, तो इसको जब हम लिखेंगे तो m फिर उसके बाद l, mLt के घात, भाई ये -2 है, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और a की ये ऊपर जाएगा a इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, जिसको बोलते हैं विमा या फिर विमीय सूत्र। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, इसका फार्मूला, मात्रक व विमा। ठीक, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से अब आपको बहुत ज्यादा भाई फायदा ये हो जाता है कि ये डायरेक्टली पूछेगा कि बच्चों कभी कभार 1 नंबर में पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, कभी कभार भाई पूछ लेगा बहुविकल्पी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है। तो ये आपके फायदे हो जाते हैं कि भाई पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। चलिए बच्चों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो और भी ज्यादा है। कोई ऐसा साल नहीं, कोई का मतलब भाई कोई ऐसा साल नहीं जब ये ना पूछा जाए। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं बच्चों, आप इसको छाप लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ठीक होता क्या, इसकी परिभाषा लिखना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमने कहा ना परिभाषा जब हम बोलेंगे तभी आप देखना, क्योंकि स्क्रीनशॉट करने का मौका देते हैं, इसलिए रसगुल्लों ज्यादा परेशान मत होया करें। ठीक है, जो हम बताते पहले उस पर आप फोकस करें, करते भी हैं हम जानते हैं, लेकिन पहले समझिए। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब जिसके 2 ध्रुव हैं। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है, तो 2 विपरीत प्रकार के आवेशों से बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो 2 विपरीत प्रकार के आवेशों को मान लेते हैं कि एक पर प्लस क्यू है बच्चों, एक पे माइनस क्यू हमने यहां पर रख लिया। तो 2 बिंदु पर हमने 2 आवेश रख लिया। तो 2 विपरीत प्रकार के आवेशों को, ठीक क्या बताया, 2 विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम या न्यूनतम दूरी पर रखने से, मान लेते हैं कि भाई इसके बीच की कोई अल्पतम दूरी ठीक है 2l है। अब 2l क्यों है, क्योंकि इसके बीच में अगर हम मान लेते हैं यहां पर बिंदु O ले लेंगे तो भाई इधर l हो जाता है, इधर भी l हो जाता है। ठीक, तो ये टोटल दूरी मिलाकर के 2l हो जाता है। तो 2 विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है वही क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव है। हमने क्या बोला कि 2 विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से, अल्पतम दूरी क्या है यहां पर 2l है, तो रखने से जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को अपन बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो यहां से इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो यहां पर हम बच्चों एक बिंदु ले लेते हैं यहां पर, ठीक, और ये एक दूसरा बिंदु यहां पर। इस पर मान लेते हैं कि भाई प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, और इस पर माइनस
Q आवेश है। तो एक दूसरे से मान लेते हैं कि भाई एक दूसरे से अल्पतम दूरी बोले तो 2L की दूरी पर रखे हैं। तो वही चीज अब परिभाषा में भी देखो क्या है, परिभाषा में लिखेंगे दो विपरीत प्रकार के आवेशों को, विपरीत का मतलब वही, ठीक, एक पर प्लस चार्ज होना चाहिए, एक पर माइनस, तो दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे ही कहते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब दूसरा चीज, ठीक, इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हम दोनों को यहां पर समझेंगे, भाई एक को अलग नहीं रखना है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बनती है। तो वैद्युत द्विध्रुव को भी जानना जरूरी है, ठीक, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब देखिएगा, अब तो एकदम आसान हो जाएगी इसकी डेफिनेशन बच्चों, तो एकदम आप चुटकियों में बनाओगे। ठीक, देखिए होता क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कह रहा है दोनों आवेशों में कोई एक आवेश, ठीक, किसी एक आवेश का परिमाण यानी दोनों आवेशों में कोई एक आवेश हमने क्यों लिख लिया, ठीक, तथा इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2L है, ठीक, के गुणनफल को, तो हमने यहां पर गुणा लगा दिया, को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इसको कैपिटल P से दर्शाते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, क्या बताया हमने कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक, कोई एक आवेश तथा इसके बीच की अल्पतम जो न्यूनतम दूरी होती है उसके गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं बच्चों। अगर मात्रक हम लिखना चाहेंगे तो भाई इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा समझिएगा बच्चों। देखिए ये है, क्यों क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक, कूलाम, और लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल में C और उसके बाद मीटर, सेंटीमीटर मत समझ लेना, क्योंकि इस वाले सेंटीमीटर में और इसमें दोनों में अंतर है। ये कूलाम मीटर है बच्चों, ये सेंटीमीटर, अगर यही MC लिखा होता तो ये मिली कूलाम हो जाता। सबका अपना अपना लॉजिक है, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, कि दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी होती है उसी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। ठीक है, और एक चीज आपको कमेंट करके बताना है कि डीबाई किसका मात्रक है। ठीक, आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, डीबाई ये किसका मात्रक है? ठीक, ये जो डीबाई है किसका मात्रक है ये आपको कमेंट करना है। ठीक, डीबाई किसका मात्रक है आप सबको कमेंट करना है, देखते हैं किसका सही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको छाप लीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद इंपॉर्टेंट है और ये भी बच्चों शायद ही ऐसा कोई ठीक साल चला जाए जब ये ना आए। 2022 में भी आप देखेंगे, 23 में भी देखेंगे बच्चों, पूछा गया है। ठीक, और जो हम बोलते हैं बच्चों ऐसा नहीं कि बस फेक बोलते हैं। आपको यकीन ना हो रसगुल्लों, आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उठा करके मिला लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फालतू के बताते हैं, नहीं बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, कि क्वेश्चन है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, रीजन क्या है? 2023 में ये 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ थोड़ा इंक्लूड था। ठीक, 2 क्वेश्चन थे तो 1.5 नंबर का। वैसे जनरली अगर अकेला आता है तो ये 2 नंबर में पूछेगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं बच्चों जो चुंबकीय नहीं बल्कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ठीक, क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती है, यानी उसकी दिशा को दर्शाती हैं। उन रेखाओं को ही अपन कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको अपन देख नहीं सकते। ठीक है, ये चीज। अब वैद्युत बल रेखाएं, यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि ये काटती क्यों नहीं है। ठीक, परिभाषा तो हमने समझ लिया, तो क्वेश्चन है कि ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, भाई क्या कारण है?
देखिए समझिएगा बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं जैसे अगर ठीक दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लेते हैं जैसे एक वैद्युत बल रेखा, इधर समझिएगा, एक वैद्युत बल रेखा हमने ऐसे खींच लिया और दूसरी वैद्युत बल रेखा हमने ऐसे खींच लिया। ठीक, ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक बार में एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं, ठीक, हमने क्या किया, दो वैद्युत बल रेखाएं खींच लिया, तो यहां पर ये भाई कोई बिंदु है और इसी को अपन बोल देंगे कटान बिंदु। तो यहां पर अगर ये कट रही है तो इसका मतलब है भाई ये एक दिशा तो इधर हो जा रही है, ठीक, वैद्युत बल की, और दूसरा जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। यानी एक बिंदु से दो वैद्युत बल रेखाएं, मान लेते हैं कि यहां पर बिंदु P है, ठीक, और यहां पर ये एक दूसरे को काट देती हैं, तो इनकी दो दिशाएं हो जा रही हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना, कि एक साथ वैद्युत बल की ये दो मतलब वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव है ही नहीं। ठीक है, बस यही रीजन है। अब लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, हमने यही तो लिखा कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तब किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, यहां पर देख रहे हैं कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, जिसका अर्थ यह है कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी। ठीक, क्योंकि अगर यहां से स्पर्श रेखा हम खींच देंगे तो इसका सिर्फ यही मतलब है बच्चों कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, इनकी क्या है, एक साथ मतलब दो दिशाएं हैं, ठीक है, जो कि बच्चों संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, कुछ दिमाग में घुसा। हमने क्या बताया प्यारे रसगुल्लों, ये बताया कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तब क्या होता बच्चों कि उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, अतः जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, अगर काट देती तो दो दिशाएं हो जाती। ठीक, चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी काफी ज्यादा पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 2022 में मतलब आया था, 2023 में तो हालांकि मिस किया है, लेकिन उसके पहले इसको लगातार पूछा गया है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा समझना है, मात्रक भी समझना है। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स समझने के लिए ये परिभाषा एकदम छोटी सी, देखिए हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमारे कितने भी कमजोर प्यारे रसगुल्ले हैं, है ना, आप लोग, ठीक, कितना भी ज्यादा वीक हो इजिली समझ सके, है ना, यही होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश स्टूडेंट हैं, ठीक, जो गांव देहात से हैं, उनके लिए अगर हम ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करेंगे तो उनको कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। यही कारण है बच्चों कि पिछले साल अपने चैनल से, उस साल तो भाई देखा जाए तो केवल लाखों में ही सब्सक्राइबर थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। उस समय उतना ज्यादा हम ठीक से पढ़ा भी नहीं पाए थे, लेकिन किसी के 92%, किसी के 93, किसी के 90, 91, ऐसे इतना ज्यादा खुशी हुई थी। ठीक, लेकिन अब की बार तो फोड़ना है, अब की बार फोड़ना है, आप सबको हमसे मिलना है और अपना गिफ्ट लेना है। इसलिए ध्यान से समझिएगा भाई, जितना सरल हो सकता है उतना सरल आपको देने का प्रयास करते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, और यही कारण है आप सबका इतना ज्यादा प्यार भी मिल रहा है। ठीक, कुछ लोग होते हैं पता नहीं कैसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि ये बंदा ये करता है, वो करता है, वो करता है। भाई जिसको सोचना हो सोचे। ठीक, भाई हमारा तो पूरा का पूरा शरीर ही नहीं बल्कि पूरा ज्ञान आप सबके लिए हमेशा से ऐसे ही तत्पर है। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिए, इसको समझना है तो पहले फिगर को समझ लेते हैं। ठीक, ऐसे रटने से कोई मतलब होगा नहीं। हम आपके सामने दो फिगर बना देते हैं। ठीक, आपके सामने हम क्या करते हैं बच्चों, दो फिगर बना देते हैं और उन दोनों के माध्यम से ही इसको हम एकदम क्लियर कर देते हैं। ठीक, चलिए उन दोनों के माध्यम से हम इसको एकदम से क्लियर
कर देंगे। ठीक है, दो फिगर के माध्यम से। यहां पर आपको दो अलग अलग फिगर दिख रहे हैं, ठीक, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, चलिए देखिए इसको समझिएगा। ठीक, एक फिगर ये बन गया है और दूसरा हम बच्चों थोड़ा इस तरह से बना रहे हैं। देखिएगा दोनों में थोड़ा अंतर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, दोनों में क्या आपको थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों दोनों में अंतर है। परिभाषा है क्या, एकदम सिंपल है, परिभाषा में तो कोई बहुत ज्यादा आपको ठीक उलझना है नहीं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक, हमने क्या बनाया है बच्चों, एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया है। ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है, और ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या बच्चों, ये वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो भाई इनके बारे में तो हमने आगे देख ही रखा है। ठीक, मान लेते हैं इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या है, वो ए है, और भाई जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है वो क्या है, ए है। ठीक, परिभाषा क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली, ठीक, अभिलंबवत, ठीक, इसके जो अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया, हमने क्या बताया बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ के, ठीक, प्रति एकांक क्षेत्रफल या क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, और कैसे गुजरे, अभिलंबवत, यानी 90 डिग्री, एकदम सीधी सीधी। ठीक, अभिलंबवत जो बल रेखाएं होती हैं उन्हीं की जो संख्या होती है उसी की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है, तो इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों वो होगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। ठीक, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, फाई बराबर मतलब फाई ई बराबर ई इंटू ए हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसमें देखें बच्चों तो इसमें क्या है भाई, इसमें अगर देखें तो ये थीटा कोण बनाते हुए, ठीक, इसमें अगर हम देखें तो ये थीटा कोण बनाते हुए निकल रही हैं, है ना बच्चों, तो यहां से अगर हम देखें तो ये थीटा कोण पर, ठीक, तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फाई ई बराबर, ठीक, ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फाई ई बराबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहां पर थीटा कोण पर निकल रही है। ठीक, दोनों फार्मूले पर भाई इस पे कभी कभार न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इससे हमारा ही फायदा है। तो यहां पर हमें वैद्युत फ्लक्स समझना था, तो हमने क्या बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इन्हीं की संख्या को ही अपन कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। इसके और एक मात्रक होता है, आप लोग कमेंट करिएगा इसके लिए कौन सा मात्रक होता है, देखते हैं वन शॉट में आपने पढ़ा है या फिर नहीं। ठीक, या फिर ऐसे ही। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया बच्चों, समझ में आया ना, ये अभिलंबवत गुजर रहे हैं तो हमने ये फार्मूला लिखा। ठीक, अब इसमें क्या है, थीटा कोण पर ये भाई
चल गुजर रही निकल रही है, तो हमने क्या किया, थीटा के लिए फार्मूला लिख दिया, फाई ई बराबर ए कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब नहीं बल्कि बहुत ही लाजवाब है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें कुछ तो सबसे ज्यादा है। अभी आने वाले एक 2-3 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाने वाले हैं। ठीक, चलिए कह रहा है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं और वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है उसको भी लिखना है। देखिए अनुगमन वेग, अपवाह वेग। ठीक, अनुगमन का मतलब ही होता है ले जाना, अपवाह का मतलब आगे की ओर बहा करके ले जाना, अपवाह। ठीक है, तो देखिए अनुगमन वेग होता क्या है, परिभाषा देखिएगा बच्चों, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक, मान लेते हैं क्या बच्चों, कोई चालक है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि चालक है, ठीक, और इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई चालक है, धातु चालक। ठीक, तो वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र, कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करते हैं, धन सिरे की ओर, ठीक, ये धन सिरे की ओर गमन करते हैं। ठीक है ना, तो उस वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं और इसको दर्शाया जाता है बच्चों V सफिक्स डी या VD पढ़िए जी। ठीक है ना, तो अनुगमन वेग क्या होता है, तो भी हमने बताया वह वेग जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी वेग को अपन बोलते हैं बच्चों अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अब वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, तो हम लिखेंगे बच्चों विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। अभी संबंध क्या होता है चलिए वो देखते हैं। तो संबंध होता है बच्चों I बराबर NEA V सफिक्स D, NEA V सफिक्स D, ठीक, ये होता है, या NEA VD, ये फार्मूला होता है। जहां पर अगर हम सैंबल को देखें बच्चों, क्योंकि कभी कभार सिर्फ इतना पूछता है कि अनुगमन वेग तथा धारा के बीच क्या संबंध होता है, उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो ऐसी सिचुएशन में भाई सब चीज जानना जरूरी है। I क्या है, ठीक, N क्या है बच्चों, E क्या है, A क्या है और साथ ही V सफिक्स D क्या है। ठीक है ना, सबका मतलब समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं I क्या है, तो भाई इसको बताने की जरूरत नहीं, ये धारा, वैद्युत धारा, ठीक, ये है बच्चों विद्युत धारा, ठीक। N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक। और A क्या है, ये परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जो अनुप्रस्थ काट जो तार होता है उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो सीधा सा लिख लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल। VD क्या है, तो भाई V सफिक्स D ही तो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, ठीक, ये हो जाएगा अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में ये संबंध होता है और किसका क्या मतलब होता है सैंबल हमने लिख दिया है। क्लियर हुआ, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 2023 में भी पूछा गया है, ठीक, ये क्वेश्चन और हर साल पूछा जाता है। हर साल का मतलब बच्चों हर साल, ठीक, कोई ऐसा साल ना गया होगा जिसमें किरचॉफ का नियम ना पूछा गया होगा। लॉन्ग में तो इसको पूछता ही पूछता है ये बच्चों, कभी कभार 3 नंबर में पूछ लेता है लॉन्ग में, कभी कभार 5 नंबर में, नहीं तो अगर ये 1 या 2 नंबर में जब पूछता है तो सिर्फ इतना पूछता है कि किरचॉफ का धारा नियम क्या है,
या कहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, या अकेले पूछ लेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। बट सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो किरचॉफ का प्रथम नियम यानी धारा का नियम जो होता है। तो कह रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम क्या है और यह किस सिद्धांत पर, ठीक है, आधारित होता है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, है ना। इसको पहले नहीं देखना है, पहले समझिएगा, ठीक। हम एक फिगर बना लेते हैं, हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया। चलिए अब देखिए, इसमें हम धारा का नाम दे देते हैं भाई, यहां पर कुछ भी, ये मान लेते हैं I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, एक मिनट, I4 है और ये है I5। ठीक, तो हमने क्या किया भाई, यहां अलग अलग धाराएं हैं, ठीक। तो इसमें 5 वैद्युत धाराएं हैं और किसी संधि पर, ये मान लेते हैं यहां पर संधि पर मिल रही हैं, हम इसको बिंदु P नाम दे देते हैं, ठीक। तो यहां पर ये मिल रही हैं। अब देखिए बच्चों, जो पहला नियम होता है किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ जी ने क्या किया है, परिपथ संबंधित 2 नियम प्रस्तुत किया। जो पहला नियम होता है उसको बोलते हैं धारा का नियम, या इसी को संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, धारा का नियम या संधि का नियम। अब देखिए किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो क्या कहता है, समझिएगा, इस परिपथ के माध्यम से समझेंगे। जो संधि का नियम है कहता है, ठीक, यानी इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर, ठीक, किसी मतलब कोई भी परिपथ है तो किसी भी परिपथ के कह रहा है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ठीक, पहले समझिएगा। इन्होंने कहा कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, ठीक, मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं यानी I का बीजगणितीय योग, ठीक, सिग्मा लगा दिया तो ये बीजगणितीय योग को दर्शाता है। जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य। ये कहता है किरचॉफ का पहला नियम यानी धारा का नियम या फिर संधि का नियम। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब यह है कि किसी भी संधि पर जो मिलने वाली धाराओं का योग बाहर निकलने वाली यानी बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है कि इस संधि पर जितनी भी धाराएं अंदर की ओर आए हैं, ठीक, यानी जो इनपुट धारा है, लिखेंगे I इनपुट, ये बराबर क्या होता है, I आउटपुट के बराबर होता है। केवल इतना याद रखना, और ये चीज समझ गए बच्चों तो एकदम क्लियर हो गया, ठीक। कहने का मतलब यह है कि इस संधि पर जितनी धाराएं अंदर की ओर आई हैं, इनपुट, उनका जो योग होता है वो बाहर निकलने वाली धारा यानी जो संधि से बाहर की ओर निकल रहे आउटपुट धाराओं के योग के बराबर होता है। अब गौर से देखिएगा, इसमें कौन कौन सी धारा अंदर की तरफ आ रही है, तो इसमें कौन कौन सी धारा है भाई, तो एक तो देखिएगा, तीर देखिएगा बच्चों, ये अंदर की तरफ आ रही है धारा I1 है प्लस, और कौन सी धारा अंदर की ओर आ रही है, तो भाई ये देखिए, ये धारा अंदर की ओर, बच्चों ये धारा अंदर की ओर आ रही तो I3 है, ठीक, I3 प्लस, अब उसके बाद अंदर की ओर और कौन धारा, ये I5 भी है संधि की ओर, यहां पर जा रही देखिए I5 बराबर। अब बाहर जाने वाली धाराएं कितनी है, तो बाहर जाने वाली धारा भाई I2 है और एक I4 है, तो ये हो गया I2 और प्लस I4, ठीक। तो इस तरह से, और यही पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपके, ठीक है, इस पर जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों उनमें सिर्फ यही फॉलो होता है, ठीक है ना। यही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, कि आने वाली धाराओं का योग, बस एक चीज याद रखना बच्चों कि जो आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग जो होता है बराबर जाने वाली, अब जाने वाली का मतलब बाहर निकलने वाली, जाने वाली धाराओं का योग, ठीक, इतना याद रखना बस, ठीक, आने वाली धाराओं का। क्योंकि हमें पता है बच्चों कि देखिए भाई, अगर कोई पाइप है, लाइक दैट ये पाइप है बच्चों,
ठीक। और ये यहां पर संधि पर ये पाइप क्या है, 3 अलग अलग पाइपों में, या फिर मान लेते हैं ये कोई नहर है और यहां से भाई आने के बाद ये 3 भागों में बट रही है। तो बच्चों जितना पानी इधर से चल रहा है, ठीक है, ये कोई नहर है, तो भाई जितना पानी इस वाली नहर में है पूरा का पूरा पानी बच्चों इन तीनों में मिलाकर ही तो आएगा ना। यानी जितना पानी अंदर आ रहा है इधर से बाहर अंदर से, उतना पानी इन 3 नालों में, मान लेते हैं कि नहर से छोटे छोटे नाले बन गए, तो इन नालों में भी तो बच्चों क्या होगा, उतना ही तो पानी आएगा। भाई एक मोटी से कोई नाली है, उसके बाद बहुत छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, ठीक, सिस्टम इसी तरह तो काम करता है। तो ये है कि जितना इस पाइप में, कोई पाइप ही समझ लेते हैं, जितना भाई इसमें क्या होगा पानी आएगा, उससे चाहे फिर 10 पाइप आप बांट दीजिए तो वही पूरा पानी तो 10 में बटेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो आने वाली धाराओं का योग होता है रसगुल्लो, वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। बस इतना याद रखना बच्चों और कुछ ना। अब देखिएगा भाई इसमें पूछता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लिखने का बच्चों कि प्रथम नियम, ठीक, प्रथम नियम का मतलब यही धारा का जो नियम है, प्रथम नियम ये किस पर, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण, इसमें क्या है, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। तो यह जो नियम होता है, यानी प्रथम जो नियम होता है बच्चों, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बाकी दोनों को नियम समझना है, ठीक। तो भाई जो दूसरा नियम होता है बंद, जो पास का नियम या बोल्टता का नियम कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो सॉरी बोल्टता नहीं बल्कि लूप का जो नियम होता है उसको आपको डिटेल्स में देखना है तो ऑलरेडी हमने लॉन्ग वाली वीडियो में डेरिवेशन वाला जो प्लेलिस्ट है जाके देख लेना, नहीं तो वैसे भी आप सर्च मारेंगे कि भाई किरचॉफ का नियम मोनोशर, आ जाएगी वीडियो, ठीक, उसमें डिटेल्स में समझ लेना। चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, कि चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में क्या संबंध है, या फिर इसको अथवा में ऐसे पूछता है बच्चों, अथवा करके इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, अथवा में पूछेगा कि भाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है, मान क्या होता है, ठीक, इसका मान क्या होता है आपको बताना होता है, ठीक। क्योंकि बच्चों यहां पर जो म्यू नॉट है ये क्या है, चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता, ठीक है। अब चलिए बच्चों समझिए, चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट का सबसे पहले हम मान लिखेंगे। म्यू नॉट का मान क्या होता है, तो म्यू नॉट का मान होता है बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक, ये होता है बच्चों म्यू नॉट का मान। अब उसके बाद अगर एक चीज ध्यान दें बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ठीक, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है बच्चों 9 × 10⁹, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक, ये चीज होता है। अब यहां से भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए केवल एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर जब करेंगे बच्चों तो ये चीज पूरा इधर चला आएगा, यानी 1/, एप्सिलॉन नॉट अकेले के देखेंगे बच्चों तो ये, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट अकेले जब करेंगे बच्चों तो ये चीज जब यहां ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 पाई इंटू, ये चीज नीचे हो जाएगा 9 × 10 की पावर कितना, 9, ठीक, ये हो जाएगा किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक। अब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान अपने को चाहिए भाई, तो दोनों के अलग अलग मान हमें यहां पता है बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो दोनों के मान हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। भाई म्यू नॉट का मान है कितना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है, ठीक, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है बच्चों 1/, ठीक, 1/, कितना है, 4 पाई इंटू 10 की पावर, सॉरी 4 पाई, उसके बाद में क्या है, 9 × 10 की पावर, ठीक, 9 है, ये चीज है, ठीक है। अब देखिएगा भाई जो कटने वाली अगर चीज है तो काट देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया,
तो कितना आया बच्चों, ये आ गया भाई 1 गुणे 10 के घात -7, ये ऊपर हो गया, और नीचे है 9 गुणे 10 के घात 9। ऐसे काम बनने वाला है नहीं बच्चों, इसको ही नीचे लाइए, तो 1 अपान ये हो जाएगा 9 गुणे भाई 10 के घात, ये नीचे आएगा तो माइनस का, भाई ऊपर माइनस है, नीचे आएगा प्लस 10 के घात 7 हो जाएगा, 9 7 ये 16 हो गया। ठीक, तो ये आया किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर। बट ऐसे काम चलने वाला है नहीं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर ये है, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, भाई इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होगा, गुणे ये 10 के घात भाई 8 है, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, तो इसका हम वर्ग कर सकते हैं। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब देखिएगा 1 अपान ये 3 गुणे 10 के घात 8 किसका मान है, तो ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक, तो इसके स्थान पर हम केवल c लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर, तो पूरा जो रिलेशन आया बच्चों वो आया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा, ठीक, यानी जो संबंध निकल कर आया वो 1 अपान c स्क्वायर। c क्या है, प्रकाश की चाल, तो हमें पता है, जो बच्चों लिखना चाहेंगे लिख देंगे, चूंकि c बराबर 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बराबर हमने c रख दिया, तो इसका जो मान होता है ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना इसको कभी कभार c बराबर बोल देता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। अगर भाई इसको हम यहां रखेंगे, ठीक, तो ये c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान एक म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों कभी कभार c बराबर जब पूछता है तो c बराबर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान ये रूट में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कभी कभार यही होता है कि सिद्ध कीजिए कि c बराबर 1 अपान रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो यहां से बस थोड़ा सा और कुछ करना है और ये चीज निकल आया। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे बच्चों की जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल टपकते हैं, तो उनमें पहला ये है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। हर साल का मतलब हर साल 2023 का भी पेपर उठाएंगे ना, तो स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना लाजवाब है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसकी एकदम सिंपल सी परिभाषा हम बताएंगे। ठीक, स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक ध्यान से समझना, एकदम सिंपल परिभाषा है। किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उस प्रेरित, यहां उसे नहीं है बल्कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। मतलब ये है बच्चों कि जो कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक, ठीक, जो स्वप्रेरण गुणांक होता है इसको L से लिखते हैं। स्वप्रेरण गुणांक बराबर यहां माइनस फार्मूला होता है बच्चों, ये E अपान, ठीक, या डेल्टा I या डी आई लिखेंगे, ठीक, यहां पर डेल्टा I अपान डेल्टा T, डेल्टा I अपान डेल्टा T लिखिए या डी आई अपान डी टी लिखिए बच्चों, दोनों एक चीज है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, समझने का पहले ये फार्मूला आपका बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक, या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L बराबर माइनस का E अपान डी आई अपान डी टी, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई घबराना नहीं है, दोनों सेम चीज है। ठीक, तो दोनों को ऐसे। तो अब ये कह रहा है कि जो स्वप्रेरण गुणांक क्या है, तो भाई स्वप्रेरण गुणांक कह रहा है, ठीक, कि स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि इस कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर है वो एकांक होने पर उत्पन्न होता है। यानी अगर इसी में हम बच्चों ये जो फार्मूला है, ठीक, इसी में अगर हम लिख दें कि यदि डेल्टा I अपान डेल्टा T
या फिर di/dt बराबर हम 1 रख दें, तो ये फार्मूला कुछ इस कदर बन जाएगा कि भाई L बराबर केवल और केवल माइनस E। माइनस इस बात को दर्शाता है बच्चों कि ये क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक, तो यही तो कह रहा है कि जो स्वाप्रेरण गुणांक होता है या स्वाप्रेरकत्व कहते हैं इसी को, L को। ठीक, स्वाप्रेरण गुणांक उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में कह रहा है कि धारा परिवर्तन की दर, इसको कहते क्या है, ये जो di/dt है इसको बोलते हैं धारा परिवर्तन की दर। एक t है यानी समय दर, तो वही चीज धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बस सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, तो भाई इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक होता है इसका हेनरी। ठीक, इसको H से दर्शाते हैं, हेनरी होगा। ठीक है, बस ये फार्मूला याद रखना बच्चों, क्योंकि ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल जरूर एक बनता है। ठीक, चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक, अन्योन प्रेरण गुणांक। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने बोला ना दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है, इसमें और उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक, देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, चलिए समझिएगा। देखिए बच्चों, इस अन्योन प्रेरण में इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक के कारण जब दूसरे में, जैसे मान लेते हैं कि इधर एक कुंडली है, ठीक, और इधर एक कुंडली है। कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, तो इसके कारण, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में भी धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे इसमें भाई धारा बंद होगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ये खत्म हो जाएगा, तुरंत ही इसमें भी धारा बहना बंद हो जाएगी। ठीक, यानी एक कुंडली के कारण जब दूसरे में हलचल होती है तो उसी को कहते हैं अन्योन्य। अन्य का मतलब ही होता है कोई और दूसरा। ठीक, तो अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है इसको समझिएगा बच्चों, परिभाषा समझिए। कह रहा है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी द्वितीयक कुंडली में, कह रहा है कि प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा, मतलब एकांक धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न होने से होता है। देखिए ऐसे नहीं समझेंगे, परिभाषा पहले थोड़ा फार्मूले समझिए। ठीक, इसको दर्शाते हैं m से, m बराबर माइनस का E2, माइनस हमने बताया ना कि ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है, माइनस ये हो जाएगा और di1 होता है इसमें और dt। ठीक, ये होता है। अब ये होता है आपका फार्मूला अन्योन प्रेरण का, मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक का। अब वही चीज बच्चों की यदि इसमें अगर हम यदि क्या कर दें, di1/dt बराबर हम बच्चों 1 रख दें, ठीक, धारा परिवर्तन की दर वही तो कह रहा है 1 रख दें, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा m बराबर माइनस का E2। ठीक, ये फार्मूला यही तो बनेगा बच्चों। अब यह कह क्या रहा है, यही चीज तो बोल रहा है कि अन्योन प्रेरण गुणांक, बोले तो m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक कह रहा है कि बच्चों किसी दूसरी कुंडली के, टू लग गया है तो यानी दूसरी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है ना, जो क्या होता है, कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में, जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। यानी ये प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए, और तो जो होता है अन्योन प्रेरण गुणांक वो क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बस यही परिभाषा, ये जो यहां फार्मूला है, इसी फार्मूले से ये परिभाषा निकली है। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसका देखिए मात्रक, भाई इसमें भी मात्रक, इसका भी हम मात्रक देखेंगे। तो मात्रक बच्चों चाहे स्वाप्रेरण गुणांक हो चाहे अन्योन प्रेरण, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो इसका भी हेनरी हो जाएगा, यानी इसको भी H से ही दर्शाते हैं। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है रसगुल्लों, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये भी आया था और इसके पहले भी लगातार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पिक किया है। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, मतलब एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है,
और यहां पर पूछा है कि परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र भी लिखिएगा। ठीक, तो समझिएगा बच्चों, यहां पर बोल रहा है, पहला कह रहा है कि भाई प्रेरकी प्रतिघात में, ठीक, मतलब एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, तो धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है, यानी अनुनाद की स्थिति में पूछ रहा है। तो कलांतर क्या होता है, तो कलांतर बच्चों शून्य होता है। ठीक, क्या होता है, शून्य होता है। और यहां पर भी फार्मूला है, कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात का जो फार्मूला होता है बच्चों, इसको दर्शाते हैं एक्स एल से। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक, ओमेगा इंटू एल ये होता है। ठीक, तो यहां से एक चीज कभी कभार बच्चों, ये आवृत्ति अगर दे दिया हो तब फार्मूला ये एक्सएल बराबर, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक, तो कभी कभार तो यहां से ये फिर फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है 2 पाई एफ इंटू एल। याद रखना बच्चों, ये फार्मूला ऐसा भी बनता है बस जरूरत पड़ने पर, लेकिन बस यहां तक आपको ये वाला याद रखना है। ये न्यूमेरिकल वगैरह में कभी कभार काम आ जाता है, इतना समझिएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको लिख लिया, हालांकि ये परिभाषा के बेस पर नहीं है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, ये काफी मजेदार है। ये भी बच्चों 2023 में पूछा गया है। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसमें क्या रहा है, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है और उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो भाई हमें पता है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा साधन है, ठीक, जो क्या करता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। ठीक है, तो यहां पर बाकी इसको अगर देखना हो तो भाई इस पर लगभग 2 से 3 लाख बच्चों ने प्यार दिया है। आप पूरा डिटेल्स में देखना चाहेंगे क्योंकि ये लॉन्ग में पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। आप ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, ठीक, या ट्रांसफार्मर के लिए सर्च मारेंगे, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से देख लेना। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन तो भाई 2 नंबर वाला है, तो यहां पर हमें केवल उतना चीज मेंशन करना है, ज्यादा नहीं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है। ठीक, इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान क्या होता है, परिवर्तित करते हैं। हमने बताया ना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। अब यहां पर हमें देखना है भाई अंतर। ठीक, अब एक तरफ हम लिख लेते हैं बच्चों उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक, उच्चाई ट्रांसफार्मर, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर देखते हैं। एक तरफ हमने लिख लिया उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, तो हो गया ये अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अंतर बहुत ज्यादा इसमें वैसे तो नहीं है, बस 1-2 अंतर है, उसी को हम चलिए समझते हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, पहला अंतर जो हो, ठीक, यह क्या करता है, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, कि यह, ठीक, उच्चाई ये निम्न वोल्टता को, ये क्या करता है बच्चों, निम्न वोल्टता को एक उच्च में बदलता है, या उच्च वोल्टता में लिख लेंगे, उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक, उच्चाई क्या करता है, ये मतलब निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है। अपचाई क्या करता है बच्चों, तो यह उच्च वोल्टता को लो यानी निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है। तो यह उच्च वोल्टता को निम्न में, निम्न वोल्टता में
क्या करता है? परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये हो गया। और दूसरा देखेंगे, दूसरा समझिएगा, इसमें जो प्राथमिक कुंडली की बोल्टता होती है द्वितीयक कुंडली की बोल्टता से कम होती है। किसमें? ऊंचाई में। लिखेंगे बच्चों, इसमें लिख लेंगे प्राथमिक कुंडली, समझ लीजिएगा, प्राथमिक कुंडली की बोल्टता द्वितीयक से कम होती है, कम होती है। द्वितीयक से क्या होता है बच्चों? कम होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक मिनट, इसमें इसी का अपोजिट होगा भाई। लिखेंगे कि इसमें प्राथमिक कुंडली की बोल्टता, प्राथमिक कुंडली की बोल्टता द्वितीयक से अधिक होती है। ठीक, अधिक होती है, ये हो जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज देखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से कम होती है, द्वितीयक से कम होती है, यानी द्वितीयक फेरों की संख्या से कम होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें लिखेंगे कि भाई इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक, तो ये रहा बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर के बीच में अंतर। ठीक है, तो ये हम अंतर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हो गया बच्चों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों काफी लाजवाब है, तो इस क्वेश्चन को भी ठीक हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 2023 में पूछा गया था। और 2023 ही नहीं बच्चों, कोई भी आप पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, हर साल ये आपको मिलेगा। ठीक है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ठीक, और इनके गुण क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता क्या है, एकदम सिंपल वाली परिभाषा, इससे ज्यादा आसान परिभाषा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक, सीधी सी बात कि वैद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगों के ज्यावक्र का मतलब समझ रहे हैं। ठीक, मैथमेटिक्स में ज्यावक्र का होता है बबुआ, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, ये ज्यावक्र है, हमने क्या किया, एक ज्यावक्र खींच दिया। ठीक, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष यहां पर। ठीक, तो इसके ज्यावक्र अब मतलब यहां पर हम कोई बच्चों इस तरह से कोई ज्यावक्र, तो ज्यावक्र के अध्यारोपण से, तो इनके भाई ज्यावक्र के ये अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब ये आगे की ओर बढ़ रही हैं। ठीक, मान लेते हैं बच्चों इसके ज्यावक्र जैसे, ठीक है ना, यहां पर क्या है, ये इस तरह से तरंगे हैं। ठीक, अब उसके बाद यहां से इनका डायरेक्शन ठीक चेंज हो रहा है, ये चीज इसमें आ गई इस तरह से। ठीक, और ये दूसरी वाली जो है, तो भाई इसकी तरंगे मान लेते हैं ये इस तरह से है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे इस तरह से। तो आप इसमें अगर देख रहे हैं भाई, तो ये वाला जो है, मान लेते हैं कि अगर एक वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत तरंगे हैं, अगर हम एक को वैद्युत बोल देंगे तो भाई ये वाला क्या है, ये आ गया है ऐसे। ठीक, अगर एक को चुंबकीय देते हैं तो ये इससे चल रहा है। ठीक,
तो यहां पर ध्यान से समझना, ये एक ज्या वक्र के एक लहर की तरह से चलती हैं। तो वही चीज कह रहा है बच्चों, इसमें ये बोल रहा है कि मतलब वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के ज्या वक्र के अध्यारोपण से, ज्या वक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं बच्चों, चलिए वो देखते हैं। तो वही इनके गुण क्या होता है, पहला होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये प्रकाश के वेग से, ठीक है ना, ये प्रकाश के वेग से चलती हैं, यानी इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। दूसरा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक। तीसरी चीज बच्चों, इन तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है वो अनुप्रस्थ, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे ठीक किस प्रकृति की होती है, बहुविकृति में पूछता है बच्चों, तो अनुप्रस्थ, इसमें भी पूछा गया, ठीक, अनुप्रस्थ होती हैं। तीसरी मतलब चौथी चीज, इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक, ये इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है। और नेक्स्ट है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि और भी ज्यादा गुण हैं, लेकिन 2 नंबर वाले में तो आप अगर 2 ही लिखेंगे ना, एक परिभाषा लिख दिए, 2 लिख दिए बहुत है, हमने तो यहाँ 5 लिख दिया है, ठीक। चलिए बाकी तो बच्चों 1 शॉट वाले में तो इसको तो पूरा डिटेल्स अच्छे से वहां 6 से 7 बताए हैं, ठीक, समझ में आ गया क्या होती हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से बच्चों हम आपके फिजिक्स सेकंड पार्ट के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक। इसके बाद हम 3 नंबर वालों को निपटाएंगे, आपको नहीं परेशान होना बच्चों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियोस के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।